Hello students, previous lecture में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इकोनॉमिक टेरिटरी. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द नीड ऑफ लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट. एक्चुअली होता क्या है कि अभी हम जो ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं दैट इज़ फॉर हम वी आर मेकिंग द बेस और फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम जो टॉपिक अभी आगे आने वाला है. तो नॉर्मल रेसिडेंट में क्या होता है, नेशनल इनकम इज नथिंग बट इट इज़ अ सम टोटल. सम टोटल मीन्स एडिशन, एग्रीगेट ऑफ the incomes of normal resident of the country. First thing, sum total of the incomes of normal resident means national income क्या है, sum total. टोटल है किसका, एक कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स का. अब नॉर्मल रेसिडेंट से सबसे पहला कंफ्यूजन तो हमें ये होता है कि डज इट मीन्स द सिटीजनशिप. तो आप एक बात समझ लें कि नॉर्मल रेसिडेंट एंड सिटीजनशिप बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट. सिटीजनशिप गिव्स सम बेसिक फंडामेंटल राइट्स to a person living in that country, and for fulfilling the citizenship a person has to fulfill some basic criteria. उसको कुछ कंट्री के दिए हुए कुछ बेसिक क्राइटेरियाज. अच्छे कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं. कुछ कंट्रीज़ में बाय बर्थ सिटीजनशिप प्रूव होती है, कुछ कंट्रीज़ में आप लाइफ लॉन्ग भी रह लो तो वो लोग सिटीजनशिप नहीं देते, और कुछ कंट्रीज़ में कुछ उनके बेसिक कंसेप्ट और बेसिक क्राइटेरियाज, उन क्राइटेरियाज उन गाइडलाइंस को अगर आप फुलफिल कर देते हैं देन यू विल बिकम द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री. फाइन. और सिटीजनशिप से आपके कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, जस्ट लाइक राइट टू वोट, तो वो वोटिंग राइट आपको मिल जाता है, और भी इस तरह के कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स आपको सिटीजनशिप से मिलते हैं. बट in this topic we are not talking about the concept of citizenship, we are talking about the concept of normal resident. और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि national income is nothing but the sum total of the income of the normal resident. citizenship नहीं, because it may be possible that a person at the same time may be a normal resident of X country and citizen of the Y country. ऐसा possible है कि एक बंदा at the same time US का citizen हो and he may be a normal resident of India, या इंडिया का सिटीजन है और ही मे बी अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ यूएस और यूके और कनाडा और मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री में उसमें. तो कहने का मीनिंग ये है कि आप एक बात याद रखें कि एक बंदा एट अ टाइम एक कंट्री का सिटीजन होकर के दूसरी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है. और नेशनल इनकम में सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट नहीं होती. नेशनल इनकम में इनकम किसकी इंपॉर्टेंट होती है, नॉर्मल रेसिडेंट की इंपॉर्टेंट होती है. दैट्स वाई वी आर लर्निंग दिस कंसेप्ट. तो आपको ये तो समझ में आ गया है कि सिटीजनशिप इज डिफरेंट फ्रॉम द रेसिडेंशियल स्टेटस या नॉर्मल रेसिडेंट, इससे तो बिल्कुल ही डिफरेंट है. और अब हम आगे बढ़ें कि व्हाट आर द बेसिक कंडीशन फॉर बिकमिंग अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. फाइन. कंडीशन नंबर 1, नॉर्मल रेसिडेंट मे बी एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन. वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन. अब इंडिविजुअल क्या, हम समझते हैं इंडिविजुअल पर्सन जस्ट लाइक XYZ, मिस्टर शर्मा, मिस्टर मोहन, माई सेल्फ, या आप में से जो भी स्टूडेंट हैं, हर इंसान अपने आप में एक इंडिविजुअल. और वी कैन से एवरी नेचुरल पर्सन, हम सब अपने आप में क्या हैं, इंडिविजुअल्स हैं. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशन मीन्स नथिंग बट द एंटिटी और वी कैन से आर्टिफिशियल पर्सन created by the natural person. इसने क्रिएट किया है. जस्ट लाइक कंपनीज, बैंक्स, एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस. कोई भी कंपनी आप बात करो, रिलायंस इंडस्ट्री, इट इज़ एन एंटिटी और वी कैन से इंस्टीट्यूशन. कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई बैंक, कोई इंश्योरेंस कंपनी, व्हाटएवर, किसी भी एंटिटी की बात करते हैं विच इज़ नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. एंड दैट आर्टिफिशियल पर्सन इज क्रिएटेड बाय द नेचुरल पर्सन itself. तो फर्स्ट थिंग इज दैट नॉर्मल रेसिडेंट कोई भी हो सकता है. आप ये नहीं बोल सकते कि नॉर्मल रेसिडेंट एक इंसान, एक बंदा ही होगा. वो एक बंदा भी हो सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है. फाइन. नंबर 2, फर्स्ट कंडीशन एंड नंबर 2, इट रिसाइड्स इन दैट कंट्री. ये हो गया आपका सेकंड कंसेप्ट.
ही शुड और इट शुड रिसाइड्स इन दैट कंट्री। रिसाइड्स मतलब वो वहाँ पे रहा हो। अब आप बोलोगे सर इंडिविजुअल तो एज अ नेचुरल पर्सन तो कहीं भी रह सकता है, आज यहाँ रह रहा है कल वहाँ रह रहा है। व्हाट अबाउट द व्हाट वी कैन से आर्टिफिशियल पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं आइदर ही शुड रिसाइड्स और इट शुड लोकेटेड। लोकेटेड का मीनिंग होता है उसका वहाँ पर लोकेट होना ज़रूरी है। मीन्स आपकी उसकी लोकेशन बेसिकली उस जोग्राफिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर अंदर होना ज़रूरी है। फाइन। तो रिसाइड्स इन दैट कंट्री का मीनिंग होता है कि वो वहाँ रहा हो। अगर नेचुरल पर्सन तो एक्चुअली रहा हो, रिसाइड्स ही वर्ड यूज़ करेंगे। और अगर इफ इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन देन वी विल यूज़ द वर्ड लोकेटेड। फाइन। एंड नाउ नंबर 3, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मीनिंग होता है कि जब भी हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर पॉइंट, सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअली कौन सा एरिया है, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। कहाँ पर हम कमा रहे हैं, कहाँ पर हम स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ पर हम उस वेल्थ का एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर आती हैं। लेट सपोज कोई एक बंदा 6 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट पर दुबई गया और वहाँ से वो जो अर्निंग्स करता है उसकी लेट सपोज वो रियाल या दिरहम जो भी चलता है उधर, मान लो उसकी 5000 दिरहम की उसकी इनकम है और उस 5000 में से वो 4000 दिरहम जो है वो इंडिया में रेमिटेंस एज अ रेमिटेंस भेज देता हो। ठीक, तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो पूरा इंडिया रहा। तो वो बंदा भले आप उसको क्या बोलोगे, ही विल बी कंसिडर्ड एज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर एक बंदा है जो 4-5 साल से उधर ही है और उसकी फैमिली भी उधर है, उधर ही अर्न करते हैं, उधर ही खर्च करते हैं, उसके बच्चे भी उधर के स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसकी वाइफ भी उधर ही जॉब कर रही है, तो पूरा का पूरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स उनकी अर्निंग्स उधर से, उनकी स्पेंडिंग्स उधर, वो अपने वेल्थ का एक्यूमुलेशन उधर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी उधर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट उधर कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज दे आर परफॉर्मिंग इन दैट कंट्री, तो दे विल बी ट्रीटेड एज द, या हम उनको सब बोल सकते हैं कि देयर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज दैट कंट्री। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स कहाँ पर आपकी स्पेंडिंग्स हो रही है, कहाँ पर आपकी अर्निंग्स हो रही है, कहाँ पर आपका वेल्थ का एक्यूमुलेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। और जिस कंट्री में आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा दैट कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज द नॉर्मल, आप उस कंट्री के क्या कहलाओगे, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाओगे। तो इसमें क्या हो गया आपकी जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे अर्निंग्स हुआ है ना, स्पेंडिंग्स हुए और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हुए, इन्वेस्टमेंट हुआ, तो ऑल दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विल बी परफॉर्म्ड इन पर्सपेक्टिव और इन कंसिडरिंग दैट स्पेसिफिक कंट्री। तो हमारे पास 3 कंडीशंस इसकी चली। फर्स्ट, इट मे बी एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन रिसाइड्स इन दैट कंट्री और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। बात इसमें की चलती है कि अब जैसे आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड कैसे लेंगे उसके अंदर, कि भाई मैंने कहा कि एक बंदा है और वो एक गल्फ में 6 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट पर गया, तो आप बोल सकते हैं कि सर ही विल बी कंसिडर्ड एज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। और मैंने कहा कि एक बंदा 2-3 साल से उधर ही रह रहा है, तो और उधर उसके सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसमें है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। बट स्टिल कुछ जगहों पर ऐसा बोला जाता है कि देयर शुड बी अ टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड उसमें ले लिया जाता है कि इफ़ अ पर्सन इज रिसाइडिंग फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर कहीं पर वो बंदा 1 साल से ज़्यादा अगर रुक गया तो उसका ऑटोमेटिकली उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वही कंट्री बन जाती है। मीन्स वो इससे ज़्यादा मतलब एक अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर, मतलब आप उसको एक फिक्स टेन्योर तो नहीं बोल सकते, बट वो 1 ईयर के अप्रॉक्सीमेटली, कि हम ये मानते हैं कि लेस देन 1 ईयर अगर बंदा रह रहा है तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वही कंट्री रहेगी, वो वहीं की प्रोग्रेस के लिए काम करेगा। और अगर मोर देन 1 ईयर हो गया तो बेसिकली हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट विल चेंज और वो उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट मान लिया जाएगा। कुछ अब और स्पेशल पॉइंट्स एंड सम एग्जाम्पल्स आर देयर जो हमें ऐसा लगता है कि शायद वो नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है, या वो कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। लेट्स सपोज सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जस्ट लाइक UNO,
और उसके सिस्टर कंसर्न WHO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगर इसके ऑफिस है तो ये आप किसका नॉर्मल रेसिडेंट मानोगे, किस कंट्री का होगा। हो सकता है इसका ऑफिस कहीं पर सिचुएटेड हो, इंडिया में हो या दूसरी कंट्री के अंदर हो, बट याद रखें कि दे विल नॉट बी कंसिडर्ड द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री, ये उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे। दीज आर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। बट याद रखें कि जो बंदे हमारी कंट्री के, इंडिया के काम कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस में, तो दोज विल बी, या हम उसको बोल सकते हैं कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑफिस इंडिया में सिचुएटेड है और इसके अंदर अगर कोई इंडियंस काम कर रहे हैं, फाइन, तो दीज इंडियंस विल बी कंसिडर्ड एज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर इसमें सम फॉरेनर्स आर वर्किंग, then those foreigners will be considered as the normal resident of those countries। वो उन countries के normal resident माने जाएंगे, हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। साइड्स हम देखें, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स, तो अगर हम बोल सकते हैं इसमें एक इंडिया में एक फॉरेन एम्बेसी है। अब फॉरेन एम्बेसी देखा जाए तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अदर कंट्री, उस कंट्री की, मान लो यूएस की एम्बेसी है तो ये इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ यूएस कहलाएगा। बट अब इसमें दोनों लोग काम करते हैं, कुछ इंडियंस भी वर्क करते हैं और यूएस के तो लोग होंगे उसमें। तो जो लोग यूएस के हैं तो दीज विल बी कंसिडर्ड एज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ यूएस, और जो इंडियंस फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हैं दीज विल बी कंसिडर्ड एज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसके उल्टे अगर यूएस में इंडियन एम्बेसी है और इंडियन एम्बेसी तो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आएगी, अब उस इंडियन एम्बेसी के अंदर जो इंडियंस काम कर रहे हैं, वो जो भी इंडियंस उसमें जॉब कर रहे हैं वो कहलाएंगे नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो यूएस के लोग काम कर रहे हैं दोज विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द यूएस। इसमें कभी कभी कुछ कन्फ्यूजन्स हमें होते हैं कि भाई कुछ लोग, जैसे हमें ऐसा लगता है कि भाई ये कहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट्स माने जाने चाहिए उसमें, तो हम वो भी कन्फ्यूजन्स हमारे क्लियर कर लें वन बाय वन। फर्स्ट कन्फ्यूजन होता है अबाउट द फॉरेन विजिटर्स। ठीक है, अब ये फॉरेन विजिटर्स मींस जो लोग हमारी कंट्री में घूमने के लिए आते हैं, है ना। अब वैसे तो घूमने के लिए आया कभी 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ्स हो गए, तो भी अब ये मान लो यूएस का बंदा इंडिया में घूमने को आया, पूरे इंडिया में वो सब तरफ अलग अलग जगह पर विजिट कर रहा है, स्टिल ही विल बी कंसिडर्ड एज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। वो यूएस का ही नॉर्मल रेसिडेंट होगा, हमारे यहाँ का नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक विजिट पर्पस के लिए इंडिया के अंदर आया है। नंबर 2 होता है जो आपके क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, मीन्स कोई फॉरेन शिप या फॉरेन वेसल है और उसके जो क्रू मेंबर्स हैं और वो इंडिया आता है और 3 to 4 मंथ्स इंडिया में रहता है, और फिर इंडिया से सारी लोडिंग करने के बाद में फिर दूसरी कंट्री में चला जाता है 2-3 मंथ्स। तो अगर उस पर कोई दूसरी कंट्री का रेसिडेंट है, वो अगर इंडिया में आया, मान लो कोई चाइना का बंदा है और वो इंडिया के चाइना की एक शिप है और उसके क्रू मेंबर है चाइनीज़ है, और इंडिया में उनका शिप 3 months to 4 months इंडिया में रहा और वो इंडिया में ही रहे, तो भी उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट चाइना ही माना जाएगा, एंड दे विल बी कंसिडर्ड एज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द चाइना, नॉट द इंडिया। थर्ड इज नॉर्मल रेसिडेंट कंपनीज। हमने जैसे पढ़ा कि कंपनीज भी रेसिडेंट होती है, नॉर्मल रेसिडेंट होती है। अब इस नॉर्मल रेसिडेंट कंपनीज में जो फॉरेनर्स वर्क कर रहे हैं, जितने भी फॉरेनर्स हैं जिनकी सिटीजनशिप बाहर की है, इफ़ दे आर वर्किंग नॉर्मल, अच्छा एक होती है इंडियन कंपनी और एक होती है फॉरेन कंपनी। आपने इंडियन कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा, तो कंपनी विच आर रजिस्टर्ड इन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या उससे प्रायर किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई हो, तो दैट कंट्री दैट कंपनी इज कॉल्ड एज द इंडियन कंपनी, भले ही वो कहीं बाहर सिचुएटेड हो। और अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में सिचुएटेड है और उसके अंदर इंडियंस वर्क कर रहे हैं, तो दे आर द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसमें अगर कोई फॉरेनर वर्क कर रहा है तो दे आर द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। और अगर कोई इंडियन कंपनी है इंडिया के बाहर है और अगर वहाँ कोई इंडियन काम कर रहे हैं तो दे आर द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो वहीं फॉरेनर्स काम कर रहे हैं तो दे विल बी कंसिडर्ड एज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। फॉरेनर्स visiting India for some special contract। भाई कोई फॉरेनर आया है इंडिया में किसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेट सपोज
कोई एक एक्शन डायरेक्टर है किसी इंडियन मूवी के अंदर, कोई एक मूवी बन रही है, उसमें एक्शन सीन्स डायरेक्ट करने के लिए आया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 months, तब उसका एक कॉन्ट्रैक्ट, एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंडिया आया, तो 3, 4, 5, 6 मंथ रहा, स्टिल उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा वो वही कंट्री माना जाएगा, हमारी कंट्री नहीं। मीन्स ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, वो उसी कंट्री का माना जाएगा। पर्सन्स क्रॉसिंग बॉर्डर्स फॉर सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या जिसको हम बॉर्डर वर्कर्स बोलते हैं। भाई एक बंदा है पाकिस्तान का रेसिडेंट है, पाकिस्तान का सिटीज़न है, और वो रोज़ बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ जाता है और यहाँ पर किसी खेत में काम करके और शाम को वापस अपनी कंट्री में चला जाता है, या नेपाल से या बांग्लादेश से कोई बंदा इधर आ जाता है, या हमारी कंट्री से कोई बंदा मॉर्निंग आवर्स में उधर चला गया और फिर उधर काम करके वापस अपनी कंट्री में आ गया, तो वो बॉर्डर वर्कर्स कहलाते हैं। और बॉर्डर वर्कर एक्चुअली जैसे अगर कोई पाकिस्तान का बंदा इंडिया में आके काम कर रहा है तो उसकी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो इंडिया में चल रही है, बट उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान ही कहलाएगा, एंड ही विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान, नॉट द इंडिया। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे। बिसाइड्स इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, ऑफिस डिप्लोमेट्स होते हैं, तो दीज एम्बेसडर्स एंड ऑफिस डिप्लोमेट्स आर कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट। वो हम उसको नॉर्मल रेसिडेंट उसी कंट्री का मानेंगे जिस कंट्री को वो लोग एक्चुअली बिलोंग करते हैं। फाइन, तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। थैंक यू।